Hello to all my students. Welcome to your favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सप्रेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, यानी ये जो ट्रेट्स की कहानी हम पढ़ते आ रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एनएसओ बायोलॉजी का ये टॉपिक है भाई। इसमें आगे आ चुके हैं, शुरुआत में डिस्कशन हो चुका था व्हाट इज़ बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन हम देख चुके थे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन आपको क्या देखने को मिलेगा बता देती हूँ। जितने भी ट्रेड्स की हमने बात करी है, अब भाई ये ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते कैसे हैं, यानी समझ गए क्या कहना चाह रही हूँ। डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स, इसकी स्टोरी को सुनेंगे एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ए बी ओ ब्लड ग्रुप, यानी ह्यूमन बींग्स में जो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, इतने सारे ब्लड ग्रुप्स हम देखते हैं वो कैसे इनहेरिट होते हैं उनकी भी बात हम करेंगे। सो दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई आ जाइए। ये पढ़ने से पहले ज़रूर कहूँगी कि आपको जो है ना पिछले सेशन की कहानियाँ याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो चैप्टर है अपने आप में खुद बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और इससे पहले क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो हमें पता है कि यार ऐसा क्या है जो पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, मदर से लेके, फादर से लेके, पेरेंट्स से लेके जो हम तक क्वालिटीज़ आई वो पास ऑन होती जा रही हैं, बोलते हैं ना फैमिली जनरेशन आगे बढ़ाना। तो वो एक कौन सा ऐसा यूनिट है, और इसको अगर याद हो तो भाई पिछले सेशंस में एक बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल दिया था मैंने, किसकी, दादी या नानी की रेसिपी का। होता है ना एक फैमिली में बहुत ही टेस्टी डिश होती है, या कोई आपका ऐसा रेस्टोरेंट है, उसकी एक अलग ही रेसिपी जो उन्होंने बुक में लिख के रखी है, और वो कैसे पास ऑन होंगी, दादी ने आपकी मम्मी को दी, योर मदर गेव इट टू यू एंड यू विल पास इट ऑन। तो यानी वो एक रेसिपी बुक में कुछ लिखा होगा ऐसे। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं, यानी मेरी आई का कलर ऐसा होगा, मेरे बालों का कलर ऐसा होगा, हाइट इतनी होगी, ये सब डिसाइड कैसे होता है। तो ये स्टोरी हम रीड करते हैं। After knowing that characters are inherited from parents, the question arises that which entity controls inheritance? बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इतना तो समझ गए कि पेरेंट से आ रहे हैं कैरेक्टर्स, लेकिन कौन लेके आ रहा है भाई, मैसेंजर कौन है यहाँ पे। जैसे हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो लेके कौन आता है, डिलीवरी बॉय, है ना। ऑर्डर तो हमने कर दिया, लेके कौन आएगा, डिलीवरी बॉय। तो यहाँ पे भी हमने कैरेक्टर्स तो ऑर्डर कर दिए कि यार आंखें होनी चाहिए काली, बाल होने चाहिए थोड़े करली, एंड हाइट थोड़ी टॉल होनी चाहिए, लेकिन ये लेके कौन आ रहा है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कौन कंट्रोल करता है। तो बोलो मैम सारे आंसर यहीं दे देंगे, पूरे जो है वीडियो में हम वही देखेंगे। मेंडल जो था, अब मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन मैंने कहा पिछले सेशंस को, डोंट वेरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, रिकॉल कर लेना प्लेलिस्ट से। मेंडल जी ने जो है बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, और उन्होंने बताए थे फैक्टर्स, जीन्स करके ये सब नाम। सो मेंडल प्रपोज दैट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, पेयर यानी जोड़ी में आते हैं फैक्टर्स, विच आर नाउ कॉल्ड जीन्स, कंट्रोल इनहेरिटेंस। देखो मेंडल ने काफ़ी पहले ये वर्क किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने नाम क्या दे दिया था कि यार कोई एक पेयर है फैक्टर्स का, और नाउ डिस्कवरी के बाद उसे नाम दिया गया है जीन्स। अब अगेन पूरे सेशन में बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, तो जितने जितने साइंटिस्ट के नेम मैं बताऊं उतने ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो है हायर क्लासेस में बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे उनके लिए ज़रूरी है। चलिए, अब जब से एक सवाल घूम रहा होगा, पेयर ऑफ फैक्टर्स, जोड़ी में क्यों, अकेले क्यों नहीं। तो बेटा एक चीज़ समझो मेरी, कोई भी, जैसे मान लो कोई भी एक कैरेक्टर है, जैसे आप ले लो हाइट की बात करें, चलो, है ना, जैसे मेंडल ने ही लिया था हाइट। अब हाइट जो है पेयर क्यों कहा जाता है इसमें, पेयर ऑफ जीन्स, क्योंकि दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे ना भाई, हाइट या तो लंबा होगा या तो छोटा होगा, टॉकिंग अबाउट द पी प्लांट, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तभी कहा जाता है पेयर ऑफ फैक्टर्स। ये कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। According to Mendelian experiments, both parents must be contributing equally to the DNA of the progeny during sexual reproduction. That is, both parents must be contributing a copy of the same gene. क्या समझे? क्यों हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है भाई इससे पहले, क्योंकि हम समझ चुके हैं यहाँ पे पेरेंट्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, और दोनों का आधा आधा कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्यों कहा जाता है पेरेंट्स, मदर और फादर, क्योंकि हाफ हाफ दोनों जो है लाइफ को साथ में चलाते हैं, तो वैसे ही हाफ हाफ वो अपने जीन्स हमें देते हैं। उसके लिए प्रोसेसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मियोसिस नाम की, जिसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा मम्मी की तरफ से, आधा पापा की तरफ से, पूरा मिला के बन गए हम। ओके, चलिए आगे आते हैं। Thus each progeny
progeny, offspring, these kinds of words are scientific words. So अभी भी बता रही हूँ, जब भी आंसर्स लिखते हो सब्जेक्टिव की बात है तो कोशिश क्या करो, ऐसे टर्म्स यूज़ करो तो मार्क्स बेटर मिलेंगे, है ना। बेबी लिखने की जगह ऐसे मत लिखो बेबी है, उनका बच्चा है, ऐसे मत लिखो। प्रोजेनी लिखो, ऑफस्प्रिंग लिखो, अच्छा लगेगा टीचर को भी, पढ़ने वाले टीचर को, ठीक है। Thus each progeny must have two sets of all genes, one inherited from each parent, and for this mechanism to work, a gamete must have only one gene set. Meiosis works for this purpose. So we have already studied cell division के अलग से वीडियो है, जितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए meiosis कहते हैं, और meiosis का खुद का मतलब ही होता है reductional division. meiosis का मतलब क्या होता है, reductional division. अब reductional यानी क्या, ये जो है क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। सो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, हमें पता है हमारे में कितने होते हैं भाई, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर, जोड़ी कितनी हो जाएगी 23, और टोटल कितने हैं 46। चलिए अब क्या होता है, ये 46 क्रोमोसोम्स की जब मैं बात करती हूँ ना, ये जो है सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सोमैटिक यानी क्या, वेजिटेटिव सेल्स, बॉडी के नॉर्मल सेल्स में, यहाँ 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 जो भी सेल्स हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई 46। लेकिन सिर्फ ऐसे सेल जिनका नाम क्या है, सेक्स सेल जिसे कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव सेल, या गैमेट कहा जाता है, मेल या फीमेल गैमेट, उनमें 46 नहीं होते हैं बेटा, उनमें कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब इसका रीज़न आई होप मैं सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यार क्या है चीज़, सेक्स सेल का काम ही क्या है, उसको फ्यूजन करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, और जो है जाइगोट बनाना है। तो एक हो गया मेल गैमेट में 23, मेल गैमेट में 23, फीमेल के 23, दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा 46 का। तो ऐसे ही कहानी बेटा, कोई नई बात नहीं है, इतनी टाइम से यही चलता आ रहा है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये क्या कहना चाह रहा था, पूरा पॉइंट आई होप समझ आ गया होगा। If progeny plants inherited a single whole gene set from each parent, then independent assortment cannot work, because the two characteristics would then be linked to each other and cannot be independently inherited. To understand this, simple है ये भाई, देखो हम प्लांट की बात करते हैं, पी प्लांट में हमने पढ़ा है, ठीक। अब ये जो है हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक केस लिया है, उसमें अगर आपको याद हो, जिसको याद हो, क्लास शुरू होते ही आपके लिए आ चुका है, क्विकली से जो है मुझे बताओ कमेंट करके आंसर, किस किस को याद है व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या जैसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी क्रॉस में हमने पढ़ा था। जिसको याद हो, कोई बात नहीं, जैसी लैंग्वेज याद हो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल चेक इट ओवर देयर, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर प्रोजेनी प्लांट्स ऐसा नहीं करें कि आधा मम्मी से लें आधा पापा से लें, सिर्फ एक ही पेरेंट से ले लें, तो ये लाइन कहती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बात यह है बेटा, देखो अगर अलग से गैमेट बाहर नहीं निकलेंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे ही नहीं, एक साथ लिंक होके आ जाएंगे, तो यानी आप जो कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जिसे हम कहते हैं ना वेराइटी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके लिए आपको याद होना चाहिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ, जिसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जाके देख सकते हो। जिसको याद है कमेंट करके बताओ और अपने फ्रेंड्स की मदद करो भाई। आ जाओ, चलिए आगे आते हैं। This is explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces called as chromosome. Now the real story starts. अब हम बात करेंगे मेनली जेनेटिक मटेरियल की, कुछ वर्ड्स आएंगे, क्रोमोसोम, DNA, जीन। द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड, सबको लगता है ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। क्या माइनर डिफरेंस है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना आपके फ्रेंड्स कभी भी ये गलती कर दें तो आप उनको बताना भाई क्या डिफरेंस होता है क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन में, ठीक। Thus each cell will have 2 copies of each chromosome, one each from the male and female parents. Every germ cell will take 1 chromosome from each chromosome pair and these may be of either paternal or maternal origin. germ cell किसे कहते हैं, जो सेक्स सेल है, जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उसे ही germ cell भी कहा जाता है। When 2 germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species. क्या कह गए मैम? अच्छा, अब मेरा एक पर्पस होता है, हर बार मैं ये साइंटिफिक लैंग्वेज क्यों पढ़ती हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में भाई यही लैंग्वेज आती है। हर बार बताती हूँ, मैं आपको समझाऊंगी तो सही, लेकिन यू शुड नो दीज लैंग्वेजेस। जर्म सेल वर्ड आ गया, सेक्स सेल वर्ड आ गया, गेमेट्स वर्ड आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर एग्जाम में आ गया तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पलक मैम ने समझाया भी है और उसके बाद ये लैंग्वेज को भी पढ़ा है। अब आओ मेरे साथ कहाँ पे, यहाँ आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे। लास्ट ईयर याद होगा 9th स्टैंडर्ड में सेल करके पहला ही चैप्टर हमने पढ़ा था, है कि नहीं? तो अब एक बात बताओ, ज़रा उस सेल को वापस तो ले आओ, याद करो उस सेल को। है सेल, ये एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर अगर मैं बना दूँ यहाँ पे, इसके अंदर अगर मैं फिर से एक और गोला बना दूँ, इसका नाम क्या है? इसको कहते हो आप न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सिंपल सेल बना रहे हैं, बताना क्या चाहती हूँ उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये बाहर साइटोप्लाज्म है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह प्रेजेंट है, मेन फोकस होना चाहिए आपका अंदर यहाँ पे, ठीक। देखो ये सेल का न्यूक्लियस है, ओके, ये बॉडी का हर सेल है, समझ लो यार, ये सेल का न्यूक्लियस है और यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं, ऐसा नेटवर्क बना है, घूमा फिरा हुआ नेटवर्क, ओके। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना। आंसर आता है तो बताओ, घबराना नहीं कि मैम गलत होगा सही होगा, दिस इज नॉट एग्जामिनेशन, ओके, दिस इज प्रिपरेशन। चलिए ठीक है, बिल्कुल क्लियर, आप समझो मेरी बात। ये सेल है, साइटोप्लाज्म है, अब न्यूक्लियस पे फोकस करो। न्यूक्लियस में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको लेबल करूंगी यहाँ पे। एक है यहाँ बीच में ऐसा गोल सा, दैट इज न्यूक्लियोलस, ऑलराइट। एंड यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। कुछ याद आया कि नहीं? क्रोमैटिन थ्रेड करके, क्रोमैटिन थ्रेड। अब क्रोमैटिन थ्रेड क्या होते हैं समझो, ये थ्रेड समझते हो, धागे, जैसे धागों का पूरा मेश होता है, आपके घर में धागे होंगे, वो सारे उलझ गए, तो ये है क्रोमैटिन थ्रेड। अब ये सेल है, हर सेल में ये प्रेजेंट है। नाउ क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमोसोम बन जाते हैं, यही क्रोमोसोम है, लेकिन एक अलग स्टेज पे। कैसे? तो समझो क्या होता है। फॉर इंस्टेंस टेक एन एग्जांपल, आपके घर में ना है 3-4 कलर्स की जो हैं आपके पास थ्रेड्स हैं, वो मिक्सअप हो गई हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अगर आप चाहते हो मैं इन्हें कट करूं, तो आप पहले उनको अलग करोगे ना, येलो कलर की थ्रेड अलग, पिंक कलर की अलग, ब्लू कलर की अलग। तो वैसे ही यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, सेल जब डिवाइड करता है तब क्या होता है, ये जो है क्रोमैटिन मैटर, ये क्या होता है? कंडेंस होने लगता है। ये क्या होता है? कंडेंस, एक प्रोसेस होता है इसमें, कंडेंसेशन, ओके। ये समझना बहुत ज़रूरी है सेल डिवीजन के हिसाब से भी और वैसे भी, कि भाई क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम बना कैसे। ये कंडेंस हुए, कंडेंस होके ये थोड़े थिक से होने लगे, ऐसे पतले पतले नहीं रहे, सुलझने से लगे, और सुलझने के बाद इन्होंने बना दिया स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं, क्या नाम है भाई, इसी पे तो पूरी कहानी है, क्रोमोसोम, ओके। ये हीरो ऑफ द स्टोरी है, तो इनकी कहानी हमें पढ़ना ज़रूरी है। ये कंडेंस होके क्रोमैटिन थ्रेड ही क्या बना दिए? क्रोमोसोम। कब? हर बार नहीं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि तब ज़रूरत है, हम सेल को काटना चाहते हैं। अब यार इतना वायर नेटवर्क बना हुआ है, कैसे काटेंगे हम उसे, कैसे डिवाइड करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो हम कहते हैं कि तुम जो है अपनी कहानी थोड़ी सुलझा लो, ओके। तो कंडेंस होके ये बना देते हैं क्रोमोसोम। अब इतना समझ आ रहा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कुछ इस तरह का कॉमन स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ, है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो यार ये थ्रेड से तो बेटर ही लग रहे हैं, थ्रेड से तो बेटर ही लग रहे हैं। अब क्रोमोसोम में यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसे कहते हैं क्रोमैटिड्स, ओके। क्रोमोटोम कह रही हूँ, क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं उन्हें कहते हैं क्रोमैटिड्स, और ये जो बीच में आपस में जुड़े होते हैं इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोमियर, ओके। बहुत ज़्यादा लेबलिंग्स नहीं बता रही हूँ मैं, जितनी ज़रूरत है उतनी। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। चलिए अब सवाल ये उठता है, मैम क्रोमोसोम तो ये है, डीएनए कहाँ है? डीएनए कौन है भाई? डीएनए की बात करते हो, फिर जीन की बात करते हो, पहले क्रोमोसोम समझ गए, इतना काफ़ी है। अब देखो, अब जब भी क्रोमोसोम को देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ लाइंस टाइप की दिखेंगी, है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ लाइंस टाइप की दिखेंगी। तो मैं आपको बता दूँ, ये क्रोमोसोम पे जो लगा हुआ है ना, ये कौन है? ये है आपका डीएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या है वो हम आगे देखेंगे, जिसको याद है वो कमेंट करके जल्दी से बता सकता है। आई नो बहुत ही ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करते हो, सो टेल मी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी क्रोमोसोम में यहाँ पे जो आपको ऐसे दिखते हैं, ये सब क्या है? ये है डीएनए। डीएनए ही है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए तो पता चल गया मैम, जीन क्या होता है? जीन की बात हम आगे करेंगे, पहले इतना समझ गए, पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। आइए भाई, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे आओ।
The paired condition of chromosome is said to be diploid. The chromosome number in somatic cells of higher organism is diploid and is represented by 2n और 2n. अब देखो अगेन ये ऑलरेडी मैं भी पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कंडीशन जो होती है जिसे कहते हैं प्लॉइडी. प्लॉइडी वर्ड भी आपको पता होना चाहिए, इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए व्हाट इज प्लॉइडी. प्लॉइडी बेसिकली मीन्स सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ये जो वर्ड्स आप सुनते हो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये होता क्या है? प्लॉइडी कहा जाता है. प्लॉइडी यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम. सेट का मतलब समझते हो, यानी जैसे मैंने बोला अ डजन ऑफ बनानास, डजन यानी 12. तो सेट का मतलब मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, काफ़ी क्रोमोसोम्स होंगे, 14 होंगे, 23 होंगे, 46 होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो प्लॉइडी भी कितने टाइप की हम देखते हैं? 2 टाइप की. एक होते हैं हैप्लॉइड, कुछ याद आया नाम? एक होते हैं हैप्लॉइड, एक होते हैं डिप्लॉइड. हैप्लॉइड यानी क्या? अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, अगर एक ही सेट प्रेजेंट हो क्रोमोसोम का, उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड. वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा तो हैप्लॉइड. फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे कॉमनली हमें कितने टोटल क्रोमोसोम होते हैं अभी पीछे ही बताया था, बोलोगे मैम 46. तो हैप्लॉइड यानी एक ही सेट है, एक ही सेट है यानी कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स. और इसे यूजुअली स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है. ऑन दी अदर हैंड अब आ जाओ, किधर आ जाओ? यहाँ पे डिप्लॉइड पे आ जाओ. डिप्लॉइड यानी क्या? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. मम्मी पापा से जो 2 सेट आए थे भाई, 2 सेट आए थे, 46 हम बने थे तभी हैं, 46 है ना हमारे में क्रोमोसोम्स. एंड इसे क्या कहते हैं? 2n से रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो प्लॉइडी वर्ड जब भी आएगा ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता क्या है. 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. एंड आगे जब भी ये नाम आए तो कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे क्या पढ़ा भाई मैंने? द पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम. ये जो पेयर्ड कंडीशन है यानी मम्मी पापा से मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पेयर होके आया है, उसे क्या कहते हैं? डिप्लॉइड. A set of unpaired chromosomes is said to be haploid and it is represented by capital or small n. Gametes जिन्हें हम कहते हैं sperm, मेल का sperm and फीमेल का ovum, they have haploid sets of chromosome. Haploid क्यों होंगे? आधा उन्हें होना पड़ेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन करके उन्हें बच्चा बनाना है. I hope this is very clear. चलिए, a section of DNA carries information of a particular type of protein to be synthesized. The protein may be an enzyme which controls appearance of a particular character. इस पॉइंट को समझो. देखिए मैंने आपको क्रोमोसोम पीछे बता दिया, डीएनए बता दिया. अब डीएनए में होता क्या है? जैसे मैंने आपको कहा दादी नानी की रेसिपी है. रेसिपी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिखा कि 1 kg राइस लेना है ना, 2 स्पून्स ऑफ क्या बोलते हैं, मसाले ले लेना. कौन सा मसाला मैम? कौन सा? आप ले लो, सॉल्ट ले लो. चलो भाई 2 स्पून सॉल्ट्स. और ऐसे ऐसे उन्होंने बता दिया कि आप जो है 1 कप पीस ले लेना. ऐसे क्या किया है उन्होंने? मैं बताना क्या चाह रही हूँ समझना. बिल्कुल भी दिस इज़ नॉट ना वी आर पासिंग टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो. क्या इंपॉर्टेंट है? अरे 1 किलो चावल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बात है वो इंपॉर्टेंट है. यहाँ क्या किया था नानी ने? नानी ने लिखा था, नानी या दादी ने लिखी थी रेसिपी. और वो रेसिपी देख के हमने अपने हाथों से बनाई है. 1 किलो चावल डाला, ये डाला, वो डाला. आई होप दिस इज क्लियर. अब समझो क्रोमोसोम की बात. क्रोमोसोम में हम कहते हैं डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. तो इंफॉर्मेशन काय की है? जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले रही हूँ, अगर नोट डाउन करना है तो कर लेना इसको. देखो फॉर इंस्टेंस एक हम कैरेक्टर ले लेते हैं हाइट. ठीक है, कैरेक्टर हम क्या ले लेते हैं? हाइट. चलिए हाइट में भी ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा जीन है जो कहता है कि यार इस बच्चे को टॉल पैदा करना है. हमको हमारा जो बच्चा है टॉल पैदा होगा. अब टॉल पैदा कैसे होगा? ऐसे तो उसको खींच के लंबा कर नहीं देंगे. क्यों? हमारी ह्यूमन बॉडी है, पढ़ा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. रोल ऑफ हार्मोन्स कितना इंपॉर्टेंट है भाई. तो हाइट की बात है, टॉल करना है. टॉल के लिए क्या होना चाहिए? टॉल के लिए ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना चाहिए, है ना. ग्रोथ यानी क्या? बॉडी अच्छे से ग्रो करे, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होना चाहिए. अच्छा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा कब रिलीज होगा? अरे भाई ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज होगा? जब ऐसा कोई एंजाइम होगा जो ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करवाएगा. तो इस एंजाइम का बनना बहुत ज़रूरी है.
सो यू नो व्हाट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आपका डीएनए, आपका जो डीएनए है इसी एंजाइम के बनने की इन्फो लेके जाता है। क्या समझे? हाइट लंबी चाहिए तो उसमें डीएनए लिख थोड़े ना देगा टॉल हाइट और बॉडी बना देगी, वो क्या लेके जाएगा भाई, वो तो जो है इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, स्पेसिफिक कोई एंजाइम बनाना है। वो एंजाइम क्या करेगा, वो एंजाइम ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा। ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो ऑब्वियसली हाइट जो है टॉल हो जाएगी। तो ऐसे स्टोरी रिलेट होती है। यहाँ पे ये जो कोडिंग है इस वे में होती है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? चलो अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है नाउ इज़ द टाइम, ओके, नाउ इज़ द टाइम जबकि हम आ जाएं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने। क्या एक्सप्लेन करेंगे बता रही हूँ, अभी सिर्फ इतना समझो क्या है ये तो बच्चे को पता है, कोई भी बता देगा देख के मैम ये तो डीएनए है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। चलिए इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपने क्या देखा था अभी, आपने ये देखा था कि ये ऐसा कुछ क्रोमोसोम है, ओके, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में ये सेक्शन हमने देखा तो यहाँ हमने देखा कि ये क्या है, ये एक डीएनए है, ओके। अब जीन क्या होता है अच्छे से समझना, ये मैं आपको एक सेक्शन बना के बताऊंगी। डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट, डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट होता है जीन। क्या समझे? 5-6 बार सुनो इस लाइन को, क्लियर नहीं हो तो डाउट आए तो पूछो मुझसे कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस चीज़ को यहाँ से क्लियर करके जाना। क्या बोला मैंने? क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का यहाँ पे हमने एक पार्ट देखा, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए का कोई एक सेगमेंट हमने लिया है, एनी सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज जीन। अब सेगमेंट कैसे, यानी वो सेगमेंट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कोड कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस ये वाला जो सेगमेंट है इट इज कोडिंग फॉर हाइट। किसके लिए कोड कर रहा है? हाइट के लिए। एक दूसरा कोई सेगमेंट होगा आई कलर के लिए कोड करेगा, दूसरा होगा हेयर कलर के लिए, हाइट के लिए। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड, इस कहानी को उल्टा मत कह देना भाई कि जीन के अंदर होता है डीएनए, नहीं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो इस चीज़ को गलत करते हैं। आप आज से समझ जाओ, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो पर्टिकुलरली किसी कैरेक्टर के लिए कोड करता हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बात आई कि नहीं समझ? यहाँ समझा दी है, आगे थ्योरी पढ़ूंगी तब भी क्लियर होना चाहिए। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ड्रॉ, अपने हाथ से अगर ड्रॉ करोगे ना तो चीज़ें लंबी याद रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्रोमोसोम बनाओ, डीएनए बनाओ, डीएनए का एक सेगमेंट लो, दैट इज नोन एज जीन। क्लियर है? चलिए भाई आगे आते हैं। दादी माँ की रेसिपी तो हो गई, ओके। नेक्स्ट वी कम टू, कहाँ चले गए हम? चलिए ये तो हो गया। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टॉलरेंस इन प्लांट्स। यही बात जो मैंने आपको बताई थ्योरी में है। लेट्स रीड दिस क्विकली। The height of a plant depends upon the amount of growth hormone. That is very basic. Gene for tallness carries the information for synthesis of more efficient enzyme, which in turn produces more amount of hormone, which leads to greater height of a plant. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स में से दे सकते हो। देखो हाइट ऑफ अ प्लांट ऐसा तो नहीं है टॉल लिख दिया ऐसे डीएनए में जो है TALL करके लिख दिया, अरे उन्हें थोड़ी ना समझ आती है इंग्लिश। वो तो क्या कहेंगे, वो लेके जाएंगे क्या, एक कोड लेके जाएंगे जिससे स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज होगा। वो एंजाइम ज़्यादा रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा, एंड इन टर्न ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो हाइट भी ज़्यादा होगी। क्लियर है? चलिए, ऑन द अदर हैंड इफ द प्लांट हैज़ बोथ अलील फॉर ड्वार्फनेस, टेकिंग, किसको टेक करो भाई? मेंडल को टेक करो, है ना। टेकिंग इन माइंड द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इफ यू रिमेंबर अलील से ड्वार्फनेस के स्मॉल टी याद है कि नहीं? तो अगर ड्वार्फनेस का अलील होगा तो क्या होगा भाई? द केस विल हैपन कि लेस एफिशिएंट एंजाइम विल बी प्रोड्यूस, which in turn will synthesize less amount of hormone and plant will remain dwarf. So in this way genes control characteristics or traits of organisms. तो समझ आया जीन्स की हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि जीन सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर या ट्रेट के लिए कोड करता है। हाइट हो गया, आई कलर हो गया, तो जैसे हाइट चाहिए उसके लिए एक अलग जीन कंट्रोल करेगा, आई कलर के लिए अलग जीन कंट्रोल करेगा, जो है बॉडी स्ट्रक्चर के लिए अलग जीन कंट्रोल करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप दिस पॉइंट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर. So let's come to a very small do you know fact. Do you know that the chromosomes present in the nucleus of living cells
सर्व एज द व्हीकल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ये तो हमें पता ही है, व्हीकल्स यानी क्या, ये गाड़ी है भाई, ये पेरेंट्स से लेके हम तक आती है, हमसे लेके हमारी आगे वाली जनरेशन तक चलेगी। टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी प्लांट लिया था, तो गार्डन पी की बात करें, इट हैज़ 14 क्रोमोसोम्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स। यूजुअली ह्यूमन बींग्स का तो याद रहता ही है, गार्डन पी का भी याद कर लो क्योंकि मेंडल के बारे में पढ़ा था। तो गार्डन पी में कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम में ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, देखो ये डीएनए है, ब्लू कलर के ये क्या दिख रहे हैं? ये बेटा जीन है। देखो फ्लावर कलर का एक जीन है, सीड कलर का एक जीन है, फ्लावर पोजीशन का एक जीन है, पॉट शेप, प्लांट हाइट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जीन्स इनमें प्रेजेंट है। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। अब इनहेरिटेंस की बात तो कर दी, ट्रेट्स खुद को एक्सप्रेस कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो इसमें भी सब कुछ सेम ही है, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन की बात हम करेंगे, लेकिन ओवर हेयर यू विल गेट नेम्स ऑफ अ फ्यू साइंटिस्ट। तो जो जो नाम आए हैं, जितने ज़रूरी हैं उतने मैं बताती जाऊंगी, नोट करते जाना। चलिए, मेंडल प्रपोज दैट अ पेयर ऑफ फैक्टर्स जिन्हें हम अब क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, कंट्रोल इनहेरिटेंस। इतनी तो बात समझ गए। Later on, they were found to occupy specific positions on thread-like structures called chromosome. ये भी हम जानते हैं। आ जाओ इधर अब। Sutton and Boveri proposed chromosome theory of inheritance. Over here, scientists के नाम दिए गए हैं. Don't get confused with the pronunciation. Everywhere देखो, I have few students doubt पूछ रहे हैं कि मैम कैसा pronunciation हो, because in India we follow written में British English, we speak sometime American, so that's fine. अगर pronunciation में ऊपर नीचे हो, go right with the spelling. Sutton and Boveri ने क्या propose किया था? Chromosome theory of inheritance. Okay, आपको नाम याद रखने हैं इनके, because ये चीज़ें हम बोलें तो Olympiad point of view से important है, तो आपको उतना ध्यान रखते जाना है। आगे आइए। E. Strasburger discovered chromosomes in 1875. They appeared as thread-like structures during cell division. These were called as chromosomes. अच्छा, chromosomes नाम क्यों दिया गया है पता है? क्रोमा वर्ड आपने अगर कहीं सुना हो, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो इन्हें क्रोमोसोम्स क्यों कहा गया? क्योंकि जो डाई होते हैं ना, बेसिक डाई कर देते हैं आप, तो ये उस पर कलर शो कर देते थे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? क्रोमोसोम्स। द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स इन डीएनए, जीन्स आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। इस पॉइंट को जरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, दिस शुड बी नोटेड डाउन इन योर नोट्स। ओके, और जो है नेम नोट डाउन कर लो साइंटिस्ट का। ई. स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स इन 1875. Chromosomes are present in the nuclei of all living cells. ये देखो, ये एक सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे, पोर दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियोलस है, एंड ये देखो डिफरेंट कलर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कलर शो करते हैं ये बेसिक डाइज पे, दैट्स वाई दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। आई होप ये पॉइंट नोट डाउन कर दिया होगा। चलिए, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 strands कॉल्ड क्रोमैटिड्स। यहाँ पे एक बेहतरीन सा डायग्राम है, ये देखो, और इन दोनों को क्या कहेंगे हम? सिस्टर क्रोमैटिड्स, बहनें हैं दोनों, और बीच में जहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइन होते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। थोड़ा और आगे जानना चाहो तो ये शॉर्ट आर्म होता है, जो छोटा वाला दिखे उसे शॉर्ट आर्म कह दो, लंबा वाला दिखे उसे लॉन्ग आर्म कह दिया करो। ईच स्पीशीज हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स सेल्स। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यार मेरी फैमिली रख्यानी है तो हमारी फैमिली में ना अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। कोई शर्मा जी हैं, उनकी फैमिली में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वर्मा जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, सबकी फैमिली में अलग क्रोमोसोम्स, ऐसा नहीं है भाई। ह्यूमन स्पीशीज़ की हम बात करें तो एक ही फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। पी प्लांट्स की बात करें 14 हैं उनमें, तो 14 फिक्स्ड रहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स chromosomes are present in pairs. Example, in human beings 46 chromosomes, or we can say 23 pairs of chromosomes are present in each cell. Okay, let's come to structure of DNA, again an important topic, and जिसने already comment करके बता दिया था full form DNA का, check कर लो। DNA is deoxyribonucleic acid। अब इसका structure कैसा होता है? Again फुल स्ट्रक्चर डीएनए का हायर क्लासेस के लिए है, यहाँ पे जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिक मीशर ने जो है इसको आइसोलेट किया था पहली बार पस सेल्स में
1869, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, फ्रेडरिक मीशर ने। ही नेम्ड इट एज, उस टाइम में उन्होंने क्या नेम कर दिया था, न्यूक्लिन या फिर न्यूक्लिक एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका नेचर एसिडिक है। अब आगे जाके मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो उसमें आपको एक सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा कि डीएनए एसिडिक क्यों है और बेसिक क्यों नहीं, तो उसका आंसर भी मैं आपको आगे दूंगी। डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो भाई, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। वो जो बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे, हायर क्लासेस की बात है, तो इसको देख के डरना मत बिल्कुल। आइए आगे। Later, it was experimentally proved by scientists Griffith and Avery, McLeod and McCarthy that DNA is the carrier of the genetic information from generation to generation. It transmits the hereditary characters in a coded language from parents to the offspring. अब हमें पता है लैंग्वेज क्या है, ऐसा तो नहीं है इंग्लिश लिख दी। जैसे कंप्यूटर्स को कंप्यूटर लैंग्वेज समझ आती है, वैसे ही हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उन्हें डीएनए की कोडेड लैंग्वेज समझ आती है। यानी जिस एंजाइम को बनना है उसको पता है कि डीएनए क्या कहना चाह रहा है। डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर। ओके, डीएनए क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है या पॉलीमर जिसे कहते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब सवाल घूम रहे होंगे मन में, मैम व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? तो देखो, न्यूक्लियोटाइड एक ऐसी यूनिट है जो 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। उन 3 स्ट्रक्चर्स के नाम मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो, ईच न्यूक्लियोटाइड यूनिट इन डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। यू कैन नोट द नेम डाउन ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे। नंबर 1, क्योंकि नाम क्या है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबो कहाँ से आया, इसमें प्रेजेंट रहती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो 3 कंपोनेंट्स में याद करो अभी मेरे साथ, सबसे पहला शुगर, दूसरा है बेस एंड थर्ड आता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या है, फर्स्ट इज शुगर, सेकंड इज बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। कमिंग टू शुगर, इट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सी यानी क्या, इसमें एक ऑक्साइड OH का ग्रुप हटा दिया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। कैसा शुगर है ये, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर है यानी 5 कार्बन का हमारा ये शुगर है। कमिंग टू नाइट्रोजनस बेस, अब each nucleotide unit has a nitrogen containing base. In DNA molecule, nitrogen bases are of 2 types. DNA में ये जो नाइट्रोजन के बेस हैं 2 टाइप के होते हैं, A purines and B pyrimidines। याद रखो क्या हैं दोनों, A purines हैं और एक pyrimidines हैं। प्यूरिन्स के अंदर आते हैं एडेनाइन एंड ग्वानिन, AG जिसे हम कहते हैं। एक है एडेनाइन, कैपिटल A से डिनोट करते हैं, एक है ग्वानाइन जिसे हम G से डिनोट करते हैं, ग्वानाइन या ग्वानिन भी कह सकते हैं आप। Coming to pyrimidines, the pyrimidines in a DNA molecule are cytosine, capital C, and thymine, capital T। इतना समझ आया कि नहीं? चलिए, अब ये सवाल किस किस के मन में उठ रहा है कि मैम अभी पीछे आपने बताया कि डीएनए एसिडिक है नेचर में, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें बेस भी प्रेजेंट है, तो ये बेसिक क्यों नहीं है स्ट्रक्चर में? इसमें तो बेस प्रेजेंट है और आप कह रहे हैं कि डीएनए को फुल फॉर्म ही है यार उसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सो व्हाई इज इट एसिडिक इन नेचर? तो आपके सवाल का जवाब ये रहा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट रहता है फॉस्फेट ग्रुप एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट ये जो है डोमिनेट कर जाता है और इसका जो है एसिडिक नेचर पूरे मॉलिक्यूल में दिखता है। तभी जो है डीएनए को क्या कहा जाता है, इट इज नॉट बेसिक बट एसिडिक इन नेचर। तीसरा जो है न्यूक्लियोटाइड का यूनिट, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप कंटेन्स 1 phosphorus atom and 4 specifically linked oxygen atoms। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये एक फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फेट का एटम है, आपको 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, अलग अलग लिंकेज है उनका, ज़्यादा आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है, इतना समझना है न्यूक्लियोटाइड की 3 जो है स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। Thus, there are 4 types of nucleotides in a DNA molecule depending upon the kind of nitrogenous base present in each nucleotide। अब अगर हम इस नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस में आपने क्या देखे भाई, 4 नाम यहाँ देखे हैं। चलो इधर ही आ जाओ, डीएनए बना हुआ है ऑलरेडी हमारे लिए। देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं, अब एक दूसरे से लिंकेज कैसे करेंगे समझो। क्या 4 नाम लिए, प्यूरिन्स आया था, बोलो मैम। एक तो था प्यूरिन्स और एक था पायरिमिडीन, एक था प्यूरिन, एक था पायरिमिडीन। ओके, पायरिमिडीन। ओके, चलो भाई आ जाओ। अब क्या कहानी थी इसमें हमने क्या नाम देखे थे प्यूरिन्स में,
एडेनाइन एंड ग्वानिन, सिर्फ मैं इनके इनिशियल्स लिखूंगी। और यहाँ पे क्या था, थायमीन एंड साइटोसिन। चलिए, तो अब क्या आपको लगता है कि ये जो है ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यानी क्या प्यूरिन पायरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ए सी के साथ भी और टी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है? ऐसा नहीं है। और बोलो मैम बॉन्ड क्या बन रही है, क्या कह रहे हैं आप? तो ये देखो, अरे बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं देखते हो, ये लाइन कौन सी बनी है? ये इन्होंने स्केल से लाइन थोड़ी ना बनाई है। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? यहाँ पे बैठे हैं नाइट्रोजन बेस। अगर यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ टी है, अगर यहाँ ए है तो यहाँ टी है, अगर यहाँ सी है तो यहाँ जी है, और ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। तो बोलो मैम इतना समझ गए? एडेनिन जो है थायमीन के साथ पेयर बनाता है और साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है। अब कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है समझो। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कौन सी बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं। ए एंड टी दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये हो गई 1, ये हो गई 2। ऑन द अदर हैंड सी एंड जी जो हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कुछ यूं ऐसे जुड़े रहेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बेसिक है, थोड़ा अब मुझे एक्सप्लेन करना ना, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो लाइंस हैं, ये स्केल से लाइंस नहीं बनी है। ये कौन है? हमारे नाइट्रोजन के बेसिस हैं। क्लियर हुए? प्यूरिन्स पायरामिडीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और स्पेसिफिक बॉन्ड बनाएंगे। हर कोई हर किसी के साथ नहीं बनाता है। एडेनाइन थायमीन के साथ बनाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। साइटोसिन जो है ग्वानिन के साथ बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अगेन टू रिकॉल, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है कितने स्ट्रक्चर से बना है? 3। डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, 3rd फॉस्फेट ग्रुप। एसिडिक नेचर क्यों है डीएनए का? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। वेरी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सभी कहानी। चलिए, लेट्स कम टू जीन्स। Mendel was the first scientist to visualize a gene as a unit of inheritance in 1866. He called it a factor. The word gene, देखो पहले मेंडल ने जब किया था एक्सपेरिमेंट, हमें पता है उन्होंने नाम दिया था फैक्टर। ये जो वर्ड जीन है ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। किससे? जोहानसन साइंटिस्ट थे 1909 में, उन्होंने बताया था। Before 1950, our knowledge about genes was based on the studies conducted on fruit fly, Drosophila melanogaster, and some higher plants. It was then considered as a unit of inheritance. क्या बात कह रहे हैं? देखो 1950 से पहले अपना जीन्स के ऊपर जितना भी नॉलेज था, एक तो देखो मेंडल देके गए, जोहानसन ने नेम दे दिया, और बाकी एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रूट फ्लाई पे, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर। जो बायोलॉजी ऑप्ट करेंगे वो हायर क्लासेस में से पढ़ेंगे। तब तक उसे क्या माना जाता था? तब तक उसे कंसिडर किया गया क्या? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, प्लांट्स पे किए, कुछ एनिमल्स पे किए, तब जाके बिल्कुल मान गए कि हाँ भाई जीन तुम ही हो जो हो हमारी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? इधर देखो, ये अगेन वही स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। और डीएनए के एक सेगमेंट को, एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? जीन, जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट के लिए कोड करता है। However, nothing was known about its structure. Once the molecular structure of chromosomes and DNA was established, our knowledge about genes also increased. यानी ये कह रहे हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ आ गया, डीएनए का आ गया, लेकिन अभी तक जीन के स्ट्रक्चर से हम बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। ठीक है, पर क्या हुआ, जैसे आगे आगे स्टडीज आती गई, हम क्लियरली जो है डीएनए का और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिल्कुल बोलते हैं ना डन होता गया कि हाँ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। एंड देन वी केम टू नो कि भाई जीन तो डीएनए का ही सेगमेंट है, तो देन उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे क्लियर होता गया। इट इज नाउ वेल नोन दैट जीन्स आर नथिंग बट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्यूपाइंग स्पेसिफिक पोजिशंस। तो अब आप बोलोगे मैम गई बात पुरानी, अब बताओ, अब अगर हमें डेफिनेशन आए तो क्या बताना है? तो सिंपली आपको ये बताना है जीन्स जो होते हैं दीज आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम ऑक्यूपाइंग स्पेसिफिक पोजिशंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लो तो 30 to 40,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स। यानी हमारे ह्यूमंस में जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उतने पे ही 30,000 से 40,000 तक जीन्स प्रेजेंट है। मतलब मान लो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है अपना, जो मैम दिख रही हैं, पलक मैम खड़ी हुई, जो मेरा स्ट्रक्चर आया है, इतने सारे जीन्स ने कोडिंग की है अलग अलग चीज़ों की। ये फिंगर इसकी ऐसी होगी, और ये हाथ शॉर्ट है, ये हाथ कैसा है, हाइट कैसी होनी चाहिए, है ना, वेट कैसा होना चाहिए, काफ़ी सारे फीचर्स हैं भाई, नोज़ का शेप कैसा होना चाहिए।
तो ये सब इतने सारे जीन्स लेके आए हैं, ठीक है। तो एक रफ एस्टिमेट है, यू कैन रिमेंबर दैट 30,000 to 40,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ये देखो यहाँ पे सिर्फ डायग्रामेटिकली समझो, ये क्रोमोसोम्स है और ये जितने सारे बेटा आपको रंग दिख रहे हैं ना, ये जीन्स के कलर हैं। चलिए भाई, on the basis of modern molecular concept, a gene is a hereditary unit, a segment of DNA having specific sequence of nucleotides that determine its specific biological function. It can maintain constancy from generation to generation, but at times it may also undergo sudden mutations to bring variations. Mutation क्या होते हैं? Mutation होते हैं inheritable changes. यानी देखो, ये जो आपको लगता है ना सेल डिवीजन, डीएनए कॉपीइंग और ये सब मैकेनिज्म, ये बहुत ही प्रिसाइज होता है। ऐसा नहीं है कि आए दिन या आने वाली जनरेशन में गलतियां होती रहती हैं। बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में कभी कभार जब सडन म्यूटेशन होता है, और वो म्यूटेशन ऐसा होता है कि यानी आपकी आने वाली जो भी जनरेशन है या जिसे हम कहते हैं पीढ़ी है, उसमें भी ये चेंज देखने को मिल सकता है। और इसी चेंज से तो आज हम ऐसे दिख रहे हैं, इतने वेरिएशन आए हैं। अर्ली ह्यूमन से देखो, पहले के टाइम में डायनासोर्स और चिंपैंजीज, हम कहते हैं ना चिंपैंजी से एवोल्यूट होके आए हैं। तो आगे आप पूरा जो है चैप्टर में इसी कहानी को स्टडी करेंगे। ओके, चलिए। Chemically, each gene has a specific sequence of nucleotides which determines its functional property. हमें पता है, देखो अब अगर क्वेश्चन में आ जाए ना, तो बेटा ये जीन ही है जो सब डिसाइड करता है। जो हम कहते हैं ना कि ये बच्चा बिल्कुल मम्मी पे गया है, बुआ पे गया है, दादी पे गया है, कैसे? ये वही जीन्स हैं जो उतनी जनरेशन से चले आ रहे हैं। So it is the genes which determine everything about us. Everything, as in say it about appearance, our complexion, shape and color of eyes, shape of nose, chin, आंखें, नाक, बाल, जितनी भी बातें कर दो, सब जीन्स की देन है भाई। Actually, gene is a segment of DNA which has coded information to a particular protein in the cell. ये बात हमेशा याद रखना, कोड का मतलब ये नहीं है इंग्लिश में जीन ने कुछ लिख के दे दिया। इट इज़ बेसिकली कोडिंग फॉर अ प्रोटीन, कि भाई अब बॉडी की बात है, हॉर्मोन्स की बात है, प्रोटीन बनेगा, एंजाइम बनेगा, वही जो है हार्मोन रेगुलेट करेगा, एंड ऐसा शरीर हमारा आके खड़ा हो जाएगा भाई। दिस प्रोटीन कैन फंक्शन ईदर एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन और अ फंक्शनल प्रोटीन, दैट इज एंजाइम। ओके, चलिए, लेट्स स्टडी सम बेसिक फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इफ़ यू वांट कि आपको आंसर लिखने में हेल्प चाहिए, सो यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, characters traits are controlled by genes which are present on chromosomes. Number 2, each gene control one character. इस बात को याद रखना, अगर जो जीन प्रेजेंट है वो एक ही कैरेक्टर, अगर हाइट है तो इट विल कंट्रोल हाइट, अगर कलर ऑफ द आइज है इट विल कंट्रोल कलर ऑफ द आइज। सो ये जो है ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईच जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर। देयर मे बी 2 or more forms ऑफ द जीन। 2 or more forms को हम क्या कहते हैं? अलील। जैसे हाइट है तो हाइट के अलील्स क्या क्या हो गए? जैसे कैपिटल टी था एंड स्मॉल टी था। किसमें देखा था हमने? मेंडल में देखा था, याद है? राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स थी, तो राउंड का कैपिटल आर था, रिंकल्ड का स्मॉल आर था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पॉइंट नंबर 4, वन फॉर्म में बी डोमिनेंट ओवर द अदर फॉर्म। अब ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर राज जमाना, कि अगर ये प्रेजेंट हो तो सामने वाला बेचारा चुप हो जाएगा। यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की अगर बात करें तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला आपको दिखे फॉर्म, तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? हम कहते हैं टॉल होगा। क्यों? बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट इन दिस केस। तो अगर ये अकेला भी प्रेजेंट होगा तो भी इट विल एक्सप्रेस इट्स सेल्फ। ओके, चलिए। पॉइंट नंबर 5, एन इंडिविजुअल हैज 2 forms of gene. Number 6, the 2 forms of the gene separate at the time of gamete formation, so that each gamete has only 1 form of the gene. अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है, देखो 2 forms of gene तो होते ही हैं, लेकिन gamete formation के टाइम पे ये जो है सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है दोनों देखने को मिले, एक ही इंसान टॉल हो, एक ही इंसान ड्वार्फ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या एक ही प्लांट जो है टॉल भी हो, ड्वार्फ भी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जो है गेमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाते हैं, ताकि जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म ही जाए जीन का। पॉइंट नंबर 7, द 2 forms of the gene are brought together in the zygote after fertilization of the male and female gametes. ओके, जब हमें पता है स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उसी के बाद जो है जाइगोट फॉर्म होता है, और जितने भी फीचर्स हम लाए थे वो सब आ जाते हैं हमारे जाइगोट में।
चलिए, इसी के साथ हमने क्या देखा था, इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स दैट इज ब्लड ग्रुप। यानी हम जो देखते हैं ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी है, ए बी है, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये कैसे इनहेरिट होते हैं उनकी बात करेंगे। सो हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। When we talk about human beings में हम कॉमनली देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप करके। अब ABO ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वेराइटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स। 4 ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, 4 मेन है, बाकी उसका पॉजिटिव नेगेटिव आगे बढ़ता है भाई। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस स्टेज में हम कहते हैं एक ही चीज़ के, एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल अलील्स हैं। क्या समझे भाई, एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल अलील्स। क्यों, हाइट जब आपने देखी थी पी प्लांट में, याद करिए, हाइट इज अ कैरेक्टर, कैपिटल सी एंड स्मॉल टी, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस क्या हो गई थी, उसके अलील्स हो गए थे। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लड ग्रुप में 2 नहीं है, ABO ब्लड ग्रुप है, यानी ये केस कैसा बन जाता है, मल्टीपल अलील्स का। ओके, अ पर्सन हैज वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स AB और O. This blood group system is controlled by a gene which has 3 different forms denoted by IA, IB and IO. अब समझो मेरी बात, ब्लड ग्रुप की कहानी है ये। ब्लड ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया, कॉमनली अगर अपन बात करें है ना, मेन 4 जो ब्लड ग्रुप्स हमारे होते हैं ह्यूमन बींग्स में, A होगा, B होगा, AB होगा, या तो फिर O होगा। ठीक है, अब ये तो ब्लड ग्रुप हो गए। अब ब्लड ग्रुप हमें पता है क्या है, एक कैरेक्टर है। अरे जैसे हाइट कैरेक्टर था, तो ये जो है आई कलर कैरेक्टर है, वैसे ही ब्लड ग्रुप कैरेक्टर है। इसको कौन कंट्रोल करेगा, अगेन किसका काम है कंट्रोल करना, सब कुछ जीन का काम है। तो इसे जो जीन कंट्रोल करता है, उस जीन का क्या सिंबल है, क्या साइन है, उसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। समझे कि नहीं, उसे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। और इस कैपिटल I में भी क्या आएगा, IA, IB एंड IO। अच्छा, IO को स्मॉल I से भी डिनोट किया जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। कुछ जगह पे आपको IO करके दिखेगा और कहीं पे स्मॉल I। याद रखना ये IO है, I0 नहीं है। ओके, तो समझ आया, जीन की स्टोरी हमने पढ़ी थी। ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, उसे जीन कौन सा कोड करता है, IA, IB एंड IO। आई होप दिस इज क्लियर। और बनेगा क्या, इन चारों में से कोई ब्लड ग्रुप बनेगा, या तो A, या तो B, या AB, या फिर O। इज दिस क्लियर। चलिए, ये आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं भाई, ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया होगा। द जीन्स IA and IB show no dominance over each other, that is they are co-dominant. However, IA and IB both are dominant over the gene IO. अब क्या समझ रहे हो भाई, बोलोगे मैम डोमिनेंट रिसेसिव तक तो ठीक था, को-डोमिनेंट क्या होता है। तो इधर देखो, सबसे पहली बात मेरी समझना, यहाँ पे आपको जो जीन्स देखने को मिल रहे हैं IA एंड IB, इस केस में ये दोनों क्या हैं बेटा, डोमिनेंट जीन है। जैसे अपन ने टॉलनेस और ड्वार्फनेस में देखा था, कैपिटल T डोमिनेंट था, स्मॉल t रेसेसिव था। तो इस केस में IA और IB डोमिनेंट है और ये IO जो है रेसेसिव है। समझ गए, मतलब क्या, अगर ये अकेले भी प्रेजेंट होंगे तो भी जो है इन्हीं का ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। आगे हम पूरा टेबल बना के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है, ये बात समझे कि नहीं। अब आ जाओ आगे, कैसे हम इस कहानी को समझते हैं। देखो होता क्या है, एक ब्लड ग्रुप ले लो, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, एक मैं बना देती हूँ A, यहाँ पे ले लो A, यहाँ पे ले लो B, ABCD नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, है ना, O है और AB है। ये चारों क्या है भाई, ये चारों हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है, इतना समझते हो, इसको अपन ऐसे डाल देते हैं, ये ब्लड ग्रुप है। अब स्टोरी क्या है समझना, और उसके बाद जो है नोट डाउन कर लेना। चलो ठीक है, अभी आपको जीन्स तो पता है बिल्कुल क्लियरली, IA, IB और स्मॉल I। तो ये ब्लड ग्रुप देखने को कब मिलेगा, जिन भी स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं सबको शायद अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, नहीं भी हो तो टेस्ट करा लेना भाई। तो आपका अगर ब्लड ग्रुप A है, आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप A है, तो आप पता कर सकते हो कि आप में पॉसिबिलिटी है इनमें से कौन से जीन होंगे। नंबर 1। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, पेयर में होंगे ये, तो IA होगा तब A होगा, इतना तो क्लियर है। अरे जैसे
मेंडल में लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ऐसे ही यहाँ भी हम कैसे लिखेंगे, पेयर में। ओके, आई ए होगा तब जाके आपको क्या देखने को मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप। ये स्टोरी तो क्लियर है। अब एक और केस होगा, कब, आई ए तो होगा ही, उसके साथ दूसरा क्या आ जाएगा, आई ओ। अगर आई ओ हुआ तब भी आपका ब्लड ग्रुप आएगा ए। क्यों? क्योंकि बेटा ओ हमें पता है रिसेसिव है, अगर उसके सामने ए प्रेजेंट हो तब भी क्या देखने को मिलेगा, डोमिनेंट क्या रहेगा, ए ब्लड ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर। ये दो कंडीशंस बनती हैं। कमिंग टू बी ब्लड ग्रुप, अब बी में भी सेम कहानी है, आई बी होगा। अब इसको हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, तो बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। अगेन पीछे बता चुकी हूँ बी कैसा होता है, डोमिनेंट। तो आई बी और आई ओ देखने को मिलेगा, तब भी जो है आपको क्या दिखेगा, बी ब्लड ग्रुप। इसकी जगह स्मॉल आई भी लिख सकते हो अगर चाहते हो तो, मैं स्मॉल आई लिख देती हूँ, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। वेरी क्लियर। कमिंग टू ओ ब्लड ग्रुप, अब बेटा ओ ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ ब्लड ग्रुप है रिसेसिव। तो याद करिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, जब टॉलनेस में स्मॉल टी दोनों साथ आए थे, तभी ऐसा केस हुआ था जब जो है हमें ड्वार्फनेस देखने को मिली थी, रिसेसिव ट्रेट। तो इस केस में भी सेम होगा, जब दोनों ओ साथ में आ जाएंगे, यानी स्मॉल आई करके आपको दिखेगा, या फिर आई ओ एक ही चीज कह सकते हो, तब जो है ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। इसका सिर्फ एक ही केस बनता है क्योंकि ये रिसेसिव है। आ जाओ ए बी में, बोलोगे मैम ए बी साथ में कैसे दिख रहे हैं, तो ऐसा होता है ना कि यार दोनों ही डोमिनेंट है। आपने क्या देखा, ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट, और इन दोनों में से कोई मानने को तैयार ही नहीं कि यार भाई तू शांत हो जा। नहीं, ऐसा नहीं होता। दो लोग जो लड़ रहे हैं, किसी एक को बोलो भाई तू तो शांत हो जा, कहता है नहीं उसमें दम है तो मुझ में भी दम है भाई, मैं भी अपना जो है डोमिनेंसी दिखाऊंगा। तो यानी ए भी डोमिनेंट रहेगा, बी भी डोमिनेंट रहेगा, तो क्लियरली जीन क्या हो जाएंगे, आई ए एंड आई बी। और ये दोनों जनाब एक दूसरे को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे को क्यों ही करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो इस सिचुएशन को पीछे जो आपने देखा, इसे कहा जाता है, ये दोनों हो जाते हैं को डोमिनेंट, यानी साथ में जो है डोमिनेंस दिखाएंगे कि भाई तू भी डोमिनेंट है तो मैं भी डोमिनेंट हूँ। को डोमिनेंट हो जाते हैं आई ए एंड आई बी। आई होप ये स्टोरी समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इतना समझना है जीन कौन सा होता है और उसके बाद स्टोरी क्या चलती है। क्लियर है? अच्छा, इस पे क्वेश्चंस क्या आते हैं थोड़ा हम आगे आके डिस्कस करेंगे। अगर ये स्टोरी क्लियर हो तो हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, फिर मैं बताती हूँ क्वेश्चन ब्लड ग्रुप में किस पैटर्न से आते हैं। ठीक है, ठीक है, थ्योरी इसकी अपन पढ़ते हैं फिर आगे आते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया था इन। अच्छा, ये जो लाइन मैंने पीछे समझाई है वही है, द जीन्स आई ए एंड आई बी शो नो डोमिनेंस ओवर ईच अदर। नो डोमिनेंस यानी क्या, यार दोनों कहते हैं कि भाई तू शेर है तो मैं भी शेर ही हूँ, सवा शेर नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, तो इसलिए क्या कहते हैं, को डोमिनेंट है भाई, चलेगा, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। हाउएवर जीन्स आई ए एंड आई बी दोनों किस पे डोमिनेंट है, आई ओ पे, क्योंकि अगर ये अकेले ही प्रेजेंट होंगे तो ये अपना जो है कैरेक्टर शो करेंगे, अपना ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है? In other words, the blood gene IO is recessive in relation to genes IA and IB. I hope in relation word क्यों कहा गया है बेटा, किसी को छोटा कब कहा जाएगा, जब उसके सामने कोई बड़ा हो, यानी आप कंपेयर कब करोगे, जब आपके पास दो contrasting characters होंगे, then only you can say one is dominant and the other is recessive. Although there are 3 gene forms called alleles for blood, but any one person can have only 2 of them. मतलब आई ए है, आई बी है एंड आई ओ है तो यहाँ पे 3, इन्हें क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील्स। अरे बेटा हैं तो मल्टीपल अलील्स, लेकिन किसी एक ह्यूमन में सिर्फ कोई एक ही पेयर प्रेजेंट रह सकता है, कोई एक ही पेयर, या तो आई ए आई बी साथ में या आई बी आई ओ, तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यही ये लाइन कहती है। So the blood group of a person depends on which 2 forms of the gene he possesses. 2 forms of gene कह लो या a pair कह लो, एक ही बात है। If the genotype gene combination is IAIA, blood group A हो जाएगा, जैसे जो मैंने पीछे बताया है उसकी बस ये लैंग्वेज है। And if the genotype is IAIO, even then the blood group is A because IO is a recessive gene. If the genotype is IBIB, then the blood group of the person is B. And if the genotype is IBIO,
इवन देन द ब्लड ग्रुप इज बी। वाई? क्योंकि भाई दूसरा वाला जनाब जो है रिसेसिव है। क्लियर? चलिए, जीनोटाइप IAIB है देन ब्लड ग्रुप AB होगा, और अगर IOI हो है देन द ब्लड ग्रुप इज O। तो चलिए एक और मज़ेदार कहानी है, बिकॉज क्लास चल रही है, सभी स्टूडेंट्स हो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री के, वर्ल्ड के, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस को पता है आपका ब्लड ग्रुप क्या है। लेट्स सी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स क्या आते हैं। अब बोलोगे मैम आप हमसे तो पूछ रहे हो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, अपना भी बता दो। तो भाई मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव। हाँ भाई मैं रिसेसिव वाली हूँ। तो आपका ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज़, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन पता हो तो ये भी बता सकते हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहीं पे आके देख लूँगी। ठीक है, चलिए लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम नाउ। मैंने आपको कहा था ब्लड ग्रुप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसे समझो। क्वेश्चन कहता है अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A marries a woman having blood group O and they have a child. What would be the blood group of the child? इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? मैन है यानी फादर, मैन है तो फादर ही होगा ना भाई। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? A है। और कह रहे हैं मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? O है। तो ये पूछ रहे हैं चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। आंसर क्या कहता है? इट डिपेंड्स ऑन वेदर द ब्लड ग्रुप ए ऑफ द मैन हैज जीन कॉम्बिनेशन IAIA और IAIO। क्या समझा जा रहा है? इधर आओ, ए है ओ है, तो बेटा ए में क्या दो पॉसिबिलिटीज थी? ए में क्या दो पॉसिबिलिटीज थी जीन की? या तो IA कॉम्बो होगा, या तो ये वाला फॉर्म होगा, या फिर IAIO का फॉर्म होगा। और O में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही IOIO करके होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा भाई, अब इसमें से करते कैसे हैं सॉल्व? जैसे आप पहले चार्ट बनाते थे, हैं पन्नेट स्क्वायर वगैरह बनाते थे, तो इसमें कौन सा स्क्वायर बनता है? देखो इसमें कैसे चलती है कहानी। अगर केस नंबर 1 अपन यहाँ पे लेते हैं, चलो इससे आगे आते हैं, अपन लेते हैं केस नंबर 1। केस 1 यानी क्या? जब फादर का, F लिख देती हूँ, यहाँ फादर है यहाँ मदर है, ठीक है। जब फादर का ब्लड ग्रुप A है IAIA, ठीक है, अगर ये केस है, और मदर का तो यही रहेगा IOIO, तब जो गैमेट्स आएंगे, देखो गैमेट्स कैसे आएंगे? IA अलग आएगा, IA अलग आएगा, IO अलग आएगा, IO अलग आएगा, इंडिपेंडेंटली आएंगे भैया सब, है ना। ये ऐसे 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 ऐसे। अब चाइल्ड का कैसे होगा? कर लो वही कहानी, करो इनको भाई, IAIO यहाँ से मैच करो, IAIO दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसा हो गया IAIO। अब IA के साथ किसको करोगे? वो दूसरे वाले IO को, यहाँ पे आया, देन ये वाला IA, ये वाला IO, क्लियर है, देन अगेन IA एंड IO, कुछ यूं कहानी चलेगी, ठीक है। गलती मत कर देना कि इन दोनों को साथ में कर दे भैया, फादर क्या आए हैं, फादर का फादर से ही क्यों फर्टिलाइज करेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो एक केस ये हो सकता है जब जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप है इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। क्या है? जैसे यहाँ पे A निकलेगा, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे भी A आएगा, यहाँ पे भी A आएगा। क्यों? क्योंकि A डोमिनेंट है भाई। ये केस होगा तो चाइल्ड का जो है A आएगा, गारंटी। अगर फादर का ब्लड ग्रुप जीन्स IAIA है तो बच्चा भी क्या होगा? A ब्लड ग्रुप का। केस नंबर 1 डन है। पहले केस को क्लोज करें, अब आ जाओ दूसरे केस पे। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में भी कहानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फादर है मदर है। इस केस में फादर का ब्लड ग्रुप IAIO है और मदर का तो वही रहेगा, मदर का कहाँ बदल रहा है क्योंकि एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया IA, यहाँ पे आ गया IO, ये आ गए गैमेट्स। क्या आए हैं बेटा? गैमेट्स हमें पता है सेपरेटली आते हैं, ये IO अलग, ये IO अलग। फिर से तो कर दो ज़रा मैच, इन सभी को फिर से कर दो। तो चलो कर देते हैं मैम। IAIO ये यहाँ से आया है, ठीक है, IAIO ये भी यहाँ से आया है। अब मज़ेदार केस आएगा भाई, अब मज़ेदार कहानी आई है। क्यों? क्योंकि इन दिस केस
जो बच्चा है भाई, जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ओ हो सकता है। ये कंडीशन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर रेसेसिव प्रेजेंट होगा, दोनों रेसेसिव मिल गए तो ओ ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द जीन ऑफ द फादर। कौन सा जीन कॉम्बिनेशन है? IA है, यानी सब कुछ यहाँ पे फादर डिसाइड कर रहे हैं। IA है या फिर IAIO है, ये है डिसाइडिंग वाली चीज। ये केस 2 हो गया। केस 2 यहाँ पे लिख लो। समझ आया? कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कभी कभार क्या होता है, अभी जब आप इसको इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो व्हेन यू कम टू एग्जामिनेशन तक का टाइम आएगा तब तो आराम से, मतलब इतना बनाना भी नहीं पड़ेगा, आपको आंसर देख के ही समझ आ जाएगा। क्लियर है? बट इनिशियली ट्राई टू मेक दीज, है ना? समझ गए? चलिए भाई, तो वही आंसर ने भी क्या कहा है भाई, आंसर ने भी क्लियरली कहा है इट विल डिपेंड अपॉन द ब्लड ग्रुप ए ऑफ द मैन हैज जीन कॉम्बिनेशन IAIA है या फिर IAIO है। क्लियर? नंबर 1, when the blood group A has genotype IAIA, in this case the genotype of man blood is this and woman का blood ये है, तो चाइल्ड का क्या होगा? ब्लड ग्रुप A ही होगा। क्यों? बिकॉज IA डोमिनेंट है जीन IO पे। नंबर 2, अगर ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ऐसा निकला IAIO, देन जीनोटाइप कैसा हो जाएगा? IAIO एंड दैट ऑफ वुमेन ब्लड IOIO रहेगा। तो इस केस में इक्वल चांस है कि बच्चा जो है या तो A ब्लड ग्रुप दिखाएगा या फिर O ब्लड ग्रुप शो करेगा। Just as the blood group is inherited by a child from its parents, in the same way the sex of a child, यानी बॉय है या गर्ल है, इट इज ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी मदर एंड फादर। एक वर्ड आपने सुना होगा सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्स जो है बच्चे का, यानी लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, वो भी जो है कुछ इस सिमिलर मेथड से ही डिराइव होता है। तो यहाँ आई होप समझ आया होगा ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट होते हैं। चलिए, इसी के साथ फिनिश होता है हमारा इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। होपफुली आपका जो ब्लड ग्रुप का डाउट है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे हम। ये मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन, यानी मेरे इस साइड जितने कोर्सेज देख रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, CBSE NTSE, और ये जो हम ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप 2-3 वीडियो देखें और आपसे कोई कूपन कोड मांग लिया जाए, बोले बाय नाउ कर लो, नहीं, सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जो है हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्टेड रह सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह हम आपको मिलेंगे। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।